अस्सलाम वालेकुम साथियों। उम्मीद है आप सभी बखैर होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इस मुहलिक वबा से महफूज रखे। साथियों, आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। साथियों, कल हमने उर्दू पेडागोजी के 15 सवालात हल किए थे। इसी सिलसिले के तहत आज हम बाकी मादा सवालात जो कि इक्तिबास से पूछे जाते हैं उनको हल करेंगे। साथियों, इस वीडियो में इक्तिबास के तमाम सवालात के जवाबात दिए गए हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो खत्म होने के बाद एक बार अपने से सभी सवालात को हल करें और साथ ही नोट भी बनाते रहें। जल्द ही हम थ्योरी क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। तो साथियों, आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है पैराग्राफ जिसको बुनियाद बनाकर हम आज के सवालात को हल करेंगे। हम जो पेपर देखते हैं उस पेपर में जो इक्तिबास और पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक जो नस्र का हिस्सा होता है और दूसरा होता है नज्म का। तो ये जो हमारा है वो नस्र का हिस्सा है, इसके बाद नज्म का हिस्सा भी आएगा जो इसी क्लास में है। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इस पैराग्राफ को बगौर पढ़ने के बाद हम सारे सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जब पैराग्राफ पढ़ते हैं उसको बहुत ही गौर से पढ़ना चाहिए ताकि हमें बार बार ना पढ़ना पड़े। पैराग्राफ को एक ही बार पढ़ के पढ़ना थोड़ी सी बस थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो इसको पढ़ लेंगे। क्योंकि उर्दू में है तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ जाते हैं। अगर एक बार भी पैराग्राफ को आप सही से पढ़ लेते हैं उस तो आप सारे सवालात के जवाब बहुत ही आसानी से दे लेंगे। तो हम पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़ते हैं। बिजली ने इंसान की जिंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। इसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियां मुहैया की हैं। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के बीसियों काम में इस्तेमाल होती है। सबसे ज्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और उन दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है, फिर नदी नाले उस पानी से भर जाते हैं। पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। पानी के जोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। उस टरबाइन से मिकनातीस लगा होता है जो उसके साथ साथ घूमता रहता है। उस मिकनातीसी और ताने के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। पानी के बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की जरूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो उसे एटमी बिजली घर कहेंगे। तो साथियों, ये था हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ पढ़ने के बाद सबसे पहले जो बात हमारे ध्यान में आती है, जो खुलासा हमारे ध्यान में आता है, वो ये कि इस पैराग्राफ में बिजली के बारे में बात की गई है। बिजली कैसे बनती है, बिजली के फवायद क्या हैं, बिजली से क्या क्या आसानियां हमारी लाइफ में हमारी जिंदगी में आई हैं, बिजली कहाँ से बनती है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो इन सब चीजों के बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है और इन्हीं सब चीजों के बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसी पैराग्राफ को बेस बनाकर इन्हीं सब चीजों के बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो अब हम अपना सवाल पहले पढ़ते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है?
सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। तो साथियों, अभी अभी मैंने पढ़ा है इसमें, ये साफ साफ ये लाइन दिया हुआ है। अगर अगर हम फिर से एक बार इस लाइन पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो क्या है, बिजली ने इंसान की जिंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। उसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियां मुहैया की हैं। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के बीसियों काम में इस्तेमाल होती है। सबसे ज्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और उन दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। तो यहाँ पर इस लाइन में हमको अपने सवाल का जवाब मिल गया। तो जवाब क्या है? बुखारात बनकर, यानी आप तीन ऑप्शन दिए, बारिश बनकर, बुलबुले बनकर, भाप बनकर। नहीं, ऐसा नहीं है। बुखारात बनकर, सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी बुखारात बनकर। तो हम इसमें जो हमारा सबसे मुनासिब ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4, यानी बुखारात बनकर। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। दोस्तों, अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगला सवाल है, पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं? तो हम तुरंत पैराग्राफ की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि ऐसा कुछ कहा गया है कि नहीं। सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एटमी घरों को जन्म देते हैं। दूसरा ऑप्शन है बिजली घरों को जन्म देते हैं। तीसरा ऑप्शन है तार घरों को जन्म देते हैं। चौथा ऑप्शन है यूरेनियम के घरों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जल्दी जल्दी से इस पैराग्राफ को पढ़ें तो हम देखते हैं कि चौथे लाइन में ये साफ साफ दिया हुआ है कि पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? बिजली घरों को जन्म देते हैं। और ये कहाँ पे है? 2 नंबर, यानी दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। यानी पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। तो ये होगा इसका सही ऑप्शन। मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे दे दिया है। दोस्तों, अब हम अपने अगले अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, टरबाइन किसे कहते हैं? तो अब हम इस सवाल का जवाब इसी इक्तबास के मद्देनजर ढूंढेंगे और इक्तबास पे सरसरी नजर डालेंगे। तो अभी अभी हमने टरबाइन का लफ्ज इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो अगर हम गौर से देखें तो अब ये इस पैराग्राफ का जो चौथे लाइन का लास्ट वाला हिस्सा है और पांचवें लाइन का आधा हिस्सा, तो वहीं पे इसका जवाब दिया गया है। यानी पानी के जोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। और वो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? पहला ऑप्शन क्या है? हवा के जोर से घूमने वाला पहिया। दूसरा ऑप्शन है पानी की जोर और ताकत से घूमने वाला पहिया। हमारा जवाब यही होगा। तीसरा ऑप्शन हाथ की ताकत से घूमने वाला पहिया। चौथा ऑप्शन है हाथ की ताकत और हवा के जोर से घूमने वाला पहिया। इस तरह की कोई भी बात इस इक्तबास में या इस पैराग्राफ में नहीं लिखी हुई है। इस पैराग्राफ के चौथे लाइन के लास्ट और पांचवें लाइन का आधा हिस्सा में इसका जवाब है। और क्या है कि पानी के जोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी पानी के जोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, जिसे हम क्या कहते हैं? टरबाइन कहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है जो इस पैराग्राफ के बेस पे बनाया गया है, वो है मिक मिकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? मिकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है जनरेटर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है कंडेंसर कहते हैं। तो अब हम इस सवाल का जवाब इसी पैराग्राफ के मद्देनजर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस पैराग्राफ में मिकनातीसी और तांबे के तारों के बारे में क्या कहा गया है। तो अगर हम देखें
तो जो हमारा है 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन में, यानी यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहाँ पे इसका जवाब दिया गया है। यानी मिकनातीसी और ताने के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। ये जवाब यहाँ पे इसका दिया हुआ है। तो साथियों, पैराग्राफ को गौर से पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जैसे ही हम सवाल पढ़ते हैं, हमारा जो जहन होता है वो डायरेक्ट जो पढ़े हुए जुमले या लफ्ज होते हैं वहां से जाके टकराता है और हम तुरंत उसका जवाब ढूंढ लेते हैं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी जनरेटर। मिकनातीसी और ताने के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। साथियों, अब हमारे सामने हमारा अगला सवाल है, जो कि इस इक्तबास के पेशे नजर मुरतब किया गया है। सवाल क्या है? आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? यानी सस्ती और भारी पैमाने मतलब ज्यादा मिकदार में बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? शमसी तवानाई, यानी क्या सबसे ज्यादा बिजली शमसी तवानाई से पैदा किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है एटमी तवानाई यानी यूरेनियम, सबसे ज्यादा बिजली यूरेनियम से पैदा किया जा रहा है। तीसरा क्या है? बरकी तवानाई। चौथा क्या है? कमरी तवानाई। तो साथियों, इस पैराग्राफ के पेश नजर ही हमको जवाब देना है। तो हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या इससे मिलता जुलता कुछ लिखा गया है। तो अगर हम गौर करें तो जो हमारे पैराग्राफ का नीचे से दूसरा लाइन है, नीचे से जो दूसरी लाइन है उसमें इसका जवाब दिया गया है। क्या है दूसरी लाइन में? दूसरी लाइन के अगर हम निस्फ से पढ़ते हैं, बीच वाले से, तो लिखा है आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेम वही जुमला उठा के यहाँ पे रख दिया है। तो इसका जो जवाब होगा इस इक्तबास के मुताबिक वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी एटमी तवानाई यानी यूरेनियम। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथियों, अब हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो हमारे सामने है वो है जगह की जमा क्या है? यानी यहाँ पे ग्रामर से एक क्वेश्चन पूछा है, जगह की जमा क्या है? सबसे पहली बात जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे वो इसी पैराग्राफ को बेस बनाकर पूछे जाएंगे, इसी इक्तबास से पूछे जाएंगे। तो हम देखेंगे कि क्या जगह का लफ्ज जो है वो इस पैराग्राफ में है कि नहीं। तो अगर हम ये देखें, मतलब आपने इस पैराग्राफ का जो आखिरी लाइन है उसमें पढ़ते हैं तो दिया हुआ है जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो उसे एटमी बिजली घर कहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि इसी लाइन से जगह के लफ्ज को इसने लिया है और उसकी जमा को पूछा है। जगह जगह क्या है यहाँ पे? वाहिद है, और इसकी जमा को पूछा है। ऑप्शन में क्या दिया? 4 ऑप्शन दिया। पहला है जगहों, दूसरा है जगहों, तीसरा है जगहबाग, चौथा है जगह हाथों। तो दोस्तों, अगर हम अपना कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो पहले ही नजर में जो लफ्ज हमको सही लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है, यानी जगह की जमा क्या होगी? जगहों होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी जगहों। जगह की जमा क्या होगी? जगहों। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर थोड़ी सी भी उर्दू हमको आती है और वाहिद जमा की थोड़ी सी भी नॉलेज है हमको, तो हम इस क्वेश्चन का जवाब बड़े ही आसानी से दे लेंगे। साथियों, अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी ग्रामर से रिलेटेड है, ग्रामर से मुताल्लिक ये सवाल भी है। सवाल क्या है? सुख का मुतजाद क्या है? मुतजाद मीन्स होता है उल्टा, अपोजिट, यानी विलोम पूछ रहा है यहाँ पे।
सुख जो लफ्ज है उसका विलोम हमसे पूछ रहा है। अब अगर हम पहली लाइन पढ़ते हैं, बिजली ने इंसान की जिंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया। आराम और सुख ये तो मुतरादिफ है, मतलब सिनोनिम्स हैं ये दोनों। यहीं से सुख को लिया, यानी पहली लाइन से ही इसने सुख को लिया है। तो पूछ रहा है सुख का मुतराद यानी उल्टा क्या है। ऑप्शन क्या है, तकलीफ। दूसरा ऑप्शन क्या है, दुख। तीसरा ऑप्शन परेशानी। चौथा ऑप्शन दर्द। मीनिंग के हिसाब से तो तकरीबन तकरीबन सभी सही लग रहे हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसे हम अपने आम बोलचाल की भाषा में क्या यूज करते हैं, बहुत सुख दुख लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से ही हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर होना चाहिए। और यही इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होगा, दुख होगा। यानी सुख का जो मुतजाद है वो क्या है, दुख। सुख माने होता है आराम, और दुख मीन्स क्या होगी, तकलीफ परेशानी जो भी है वही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 2 है, यानी सुख का जो मुतजाद है वो क्या है, दुख है। दोस्तों अब हमारे सामने हमारा अगला सवाल है, और अगला सवाल क्या है, इंसान की जिंदगी में बड़ा आराम सुख और आसानियां किसने फराहम की हैं। तो हमें इसका जवाब इस इक्तबास के बेस पे देना है। इस इक्तबास को पढ़े कि हमें इसका जवाब देना है कि इंसान की जिंदगी को, इंसान की जिंदगी में बहुत सी चीजें आसानियां पैदा की हैं, जैसे इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर वगैरह, ये सब सारी चीजों ने आसानियां पैदा की हैं। रेलवे हवाई जहाज वगैरह, ये सारी चीजें लोगों की आसानी के लिए हैं। लेकिन इस पैराग्राफ की बुनियाद पे हमें इसका जवाब देना है। तो हम अगर पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ते हैं, तो पहली लाइन में क्या लिखा है, बिजली ने इंस बिजली ने इंसान की जिंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। तो हम फिर अगर सवाल को पढ़ें, इंसान की जिंदगी में बड़ा आराम सुख और आसानियां किसने फराहम की है, तो इसका जवाब हमें पहले लाइन ही में मिल गया। क्या जवाब होगा, यानी बिजली ने। तो इस हम देखेंगे ऑप्शन नंबर, ऑप्शन 3 ऑप्शन दिया, हवाई जहाज है, इंटरनेट है, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आराम पैदा करती हैं। लेकिन इस पैराग्राफ की बुनियाद पर हम इसका जवाब देंगे ऑप्शन नंबर 3 को, यानी ऑप्शन नंबर 3 ही सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, और इसी को हम टिक करेंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा बिजली ने, यानी बिजली ने इंसान की जिंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। हवाई जहाज ने भी सुख पैदा किया है, इंटरनेट ने किया है, कंप्यूटर ने किया है, लेकिन इस इक्तबास और इस पैराग्राफ की बुनियाद पर जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। दोस्तों अब हमारे सामने हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल, बिजली को बनाने में सबसे ज्यादा काम कौन करता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इस पैराग्राफ की तरफ रुजू करना होगा। इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे, हमें इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये जो भी सवाल यहाँ पूछे जाते हैं वो इसी पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। तो अगर हम पैराग्राफ को पढ़ें, पहली लाइन से पढ़ते हैं, बिजली ने इंसान की जिंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। उसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियां मुहैया की हैं। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के बीसों काम में इस्तेमाल होती है। सबसे ज्यादा काम सूरज करता है, और यही यहाँ पे ये सवाल पूछा, बिजली को बनाने में सबसे ज्यादा काम कौन करता है। तो इस पर वैसे कोयले से भी बिजली बनती है, और भी कई तरीके से बिजली बनाई जाती है, यूरेनियम, जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस सवाल के हिसाब से हम क्या जवाब देना है, और इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सूरज, यानी सबसे ज्यादा काम क्या करता है, सूरज करता है। बिजली को बनाने में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, तो हम क्या जवाब देंगे, सूरज। इसमें ऑप्शन तो 3 है, चांद, तारे, सैयारे। तो ये इस पूरे पैराग्राफ अगर हम पढ़ते हैं तो न कहीं चांद का जिक्र आया है, न कहीं सैयारे का जिक्र आया है, न तारे का जिक्र आया है, सिर्फ और सिर्फ सूरज का जिक्र आया है। और वो भी कहाँ पे, दूसरी लाइन में 2 बार सूरज का जिक्र आया है। सूरज पहला है, सबसे ज्यादा काम सूरज करता है। फिर उसके बाद सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और उन दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है, फिर नदी नाले उस पानी से भर जाते हैं। तो हमें इसका जो जवाब देना है वो ऑप्शन नंबर 1, यानी सूरज। चांद तारे से ज्यादा ये पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं है। तो इसका जो सबसे मुनासिब और सही
ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। साथियों, अब हम इस क्लास के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। पहला, हम जब भी एग्जाम देंगे या एग्जाम जब देने जाएंगे तो हमें क्या देखते हैं कि जो हमारे सामने जो इक्तिबास आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो नस्र के फॉर्म में होता है, और एक जो होता है वो नज्म के फॉर्म में। नस्र में क्या मतलब ऐसे ही एक कहानी के सूरत में एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो नज्म के मतलब कोई कविता होगी, कोई नात हो सकती है, कोई गजल हो सकती है, तो यानी नज्म के शक्ल में दिया रहता है। तो अब अभी इससे पहले हमने जो भी सवालात हल किए हैं वो नस्र वाले हिस्से से था, यानी जो पैराग्राफ था वो नस्र की शक्ल में दिया हुआ था। लेकिन अब जो हमारे सामने जो पैराग्राफ आ रहा है वो नज्म की शक्ल में है। और ये नज्म क्या है, ये एक गजली, ये मतलब ये इसमें क्या है, ये गजल है, इसमें गजल दिया गया है। वो जो जो भी गजल जिसने भी लिखी है, जिसने भी कहा है, वो अपनी महबूबा को वो कई तरह से याद करता है। हम इसको जब पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा। तो सबसे पहले हम इस नज्म को पढ़ते हैं। तो नज्म क्या है? मंजिल कोई न जा दे, मंजिल नजर में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफर में है। वो एक तड़प की जिससे इबारत है जिंदगी, कुछ संग दर में कुछ मेरे सौदाए सर में है। जचते नहीं बहिश्त के मंजर निगाह में, जिस दिन से एक बहिश्त खरामा नजर में है। जाएं कहाँ निकल के तेरी रह गुजर से हम, हर मंजिले हयात तेरी रह गुजर में है। मेरी यही खता है बस ए अहले बुतकदा, मेरी यही खता है बस ए अहले बुतकदा, शम्ए हरम का नूर भी मेरी नजर में है। वाह, गजल तो बहुत अच्छी है। अब इस गजल को पढ़ने के बाद इसी गजल के बुनियाद पे हमें आने वाले सवालात को हल करने हैं और उनके जवाबात ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल देखते हैं क्या पूछता है। सवाल है, शायर के नजदीक जिंदगी किससे इबारत है? तो अगर हम इस सवाल को पढ़ने के बाद इस गजल पे नजर डालते हैं तो हमें इसका जवाब बखूबी मिल जाएगा। अगर हम ऐसे ही छोटी सी नज़्म है, इसको हम पढ़ते चलें तो देखते हैं क्या, मंजिल कोई न जादे मंजिल नजर में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफर में है। वो एक तड़प की जिससे इबारत है जिंदगी। क्या पूछ रहा है? शायर के नजदीक जिंदगी किससे इबारत है? तो यहीं पे क्या दिया है? एक तड़प की जिससे इबारत है जिंदगी। तो हमारा जवाब यहीं पे मिल गया। तीसरी लाइन यानी जो दूसरा शेर है, उसके उसके पहले मिसरे में हमको हमारा जवाब मिल गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एक तड़प से। तो शायर क्या कर रहा है? वो एक तड़प की जिससे इबारत है जिंदगी, दरे कुछ संग दर में कुछ मेरे सौदाए सर में है। दोस्तों, अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं है? क्या कह रहा है? तीसरा शेर। तो तीसरा शेर क्या है? 1 2 3, यानी तीसरा शेर है, जचते नहीं बहिश्त के मंजर निगाह में, जिस दिन से एक बहिश्त खरामा नजर में है। यानी ये वाला एक जो शेर होता है उसमें दो मिसरे होते हैं। तो ये क्या कर रहा है? तीसरे शेर के पहले मिसरे में, यानी जो तीसरा शेर है उसका पहला मिसरा क्या है? जचते नहीं बहिश्त के मंजर निगाह में। तो यही सवाल में क्या है? शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं, यानी तो क्या है? जचते नहीं बहिश्त के मंजर निगाह में। तो क्या है? बहिश्त के मंजर, साफ साफ लिखा हुआ है बहिश्त के मंजर। अब वो शायर किस चीज में इतना मसरूफ है, मशगूल है कि उसको जन्नत, बहिश्त का मतलब होता है जन्नत,
कि उसको जन्नत के मंजर भी गवारा नहीं है, उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो उसकी महबूबा कैसी है, और क्या है, क्या सोच रहा है महबूबा के बारे में, अपने इतना मोह है कि उसको जन्नत के मनाजिर भी उनको उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों, इस नज्म की बुनियाद, इस गजल की बुनियाद पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी बहिश्त के, यानी शायर को बहिश्त के मंजर जचते नहीं है। साथियों, अब हमारे सामने हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है? शायर ने मंजिले हयात किसको बताया है? मंजिले हयात, हयात मीन्स क्या होती है? जिंदगी। नहीं, जिंदगी की मंजिल, शायर शायर के जिंदगी की मंजिल क्या है? सवाल में यह पूछ रहा है कि शायर के जिंदगी की जो मंजिल है वो क्या है? तो इस गजल की बुनियाद पे अगर हम देखें, तो अगर हम ढूंढते चले तो अगर हम जो इस शेर का 1 2 3 4 जो चौथा वाला शेर है, चौथा शेर उसको पढ़ें तो क्या है? जाए कहाँ निकल के तेरी रह गुजर से हम, हर मंजिले हयात तेरी रह गुजर में है। हमारा जवाब यहीं पे मिल गया। नहीं, जो दो चौथे शेर का जो दूसरा मिसरा है उसमें हमारा जवाब है, हर मंजिले हयात तेरी रह गुजर में है। तो अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या ऑप्शन में? अपने महबूब के हुस्न को, अपने महबूब की रह गुजर को, अपने महबूब की आंखों को, अपने महबूब के सरापा को। तो हुस्न, आंख और सरापा का जिक्र तो इस नज्म में नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। उसे अगर इशारे में, किनारे में करें तो है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट क्या है? रह गुजर का जिक्र है। तो हम क्या कहेंगे? इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी मंजिल हयात। शायर ने मंजिल हयात किसको बताया? रह गुजर, तेरी रह गुजर, हर मंजिल हयात तेरी रह गुजर में है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, अपने महबूब की रह गुजर को। दोस्तों, अब हमारे सामने हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल इसी गजल को बेस बना के पूछा गया है, और इस बार खाली जगह को भरने के लिए पूछ लिया है। और वो खाली जगह क्या है कि मतलब एक इसी नज्म से, इसी गजल से एक मिसरे को उठा लिया है, उसमें से कुछ लफ्ज को, एक लफ्ज को गायब कर दिया, और उसी को पूछ रहा है कि उसमें से क्या गायब है। तो क्या है सवाल? क्या है? शम्ए हरम का नूर भी, ये मेरी में दो बार टाइप हो गया, में है 2 बार हो गया टाइप। यहाँ पे एक ही बार इसको होना चाहिए था, वो मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, यानी ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो हम बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि यहाँ पे खाली जगह भरना है। तो हम अगर सबसे जो इस गजल का जो सबसे आखिरी लाइन है, जो सबसे आखिरी मिसरा वो क्या है? शम्ए हरम का नूर भी मेरी नजर में है। तो देखिए वहां से क्या गायब है? वो पूरा एक मिसरा उठा कर रखा है, लेकिन बस उसमें से एक लफ्ज को गायब कर दिया, और 4 ऑप्शन दिया है, नजर, निगाह, कदर, फितरत। तो इस शेर में जो ये मिसरा है, इस मिसरा में फितरत का भी लफ्ज नहीं है, कद्र का भी लफ्ज नहीं है, निगाह का भी नहीं, क्या है? नजर का। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो क्या है? नजर। शम्ए हरम का नूर भी मेरी नजर में है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी नजर। साथियों, अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ग्रामर से पूछा है। क्या जिंदगी का मुतजाद है? जिंदगी का मुतजाद है। और ऑप्शन क्या दिया है? 4 दिया हुआ है, मौत, हयात, वफात, ममात। अगर हयात को छोड़ दें तो तीनों लफ्ज का मतलब मौत ही होता है। जैसे मौत का मतलब मौत, वफात मतलब भी मौत होता है, ममात मतलब भी मौत। लेकिन इसमें जो वफात है, वफात जो होता है वो हयात का मुतजाद है, और ममात इसके साथ आएगा नहीं, ये जमा के तौर पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जिंदगी के साथ जो इसका जो सबसे मुनासिब जो लफ्ज, यानी जो इसका सबसे मुनासिब विलोम या अपोजिट कह लीजिए, एंटोनियम कह लीजिए, वो होगा वो मौत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। यानी जिंदगी का मुतजाद क्या होगा? जिंदगी का विलोम जो होगा वो मौत होगा।
साथियों, आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपने क्लास को खत्म करेंगे और इंशाअल्लाह कल एक दूसरे वीडियो और क्लास के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो दूसरा जो सबसे आखिरी आखिरी सवाल है, इसमें क्या पूछता है, इसमें सवाल क्या पूछा गया है, ये हम पढ़ते हैं। पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफर में बता रहा है? यानी जो पहला शेर है, जो पहले की दो लाइन है, यानी जो पहले शेर जो दो लाइन है उसकी दूसरे लाइन में कहा गया है कि मुसलसल सफर में बता रहा है, किसको बता रहा है? तो हम पढ़ें, अगर शेर को पढ़ते हैं, मंजिल कोई न जादे मंजिल नजर में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफर में है। तो यहाँ पे क्या है, किसको कह रहा है? हयात यानी जिंदगी, यानी वो जिंदगी को क्या कह रहा है कि जिंदगी ऐसी है कि हमेशा सफर में रहती है, रखती सफर बांधे रहती है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफर में है, यानी वो हमेशा कहीं ना कहीं निकलता रहता है, दुनिया और माफिया से बेनियाज होकर हमेशा घूमता रहता है, ये जंगलों बियाबानों में वो चलता रहता है। तो वही कि क्या क्वेश्चन क्या था, पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफर में बता रहा है? कायनात को, हयात को, सितारों को, सैयारों को। तो दूसरा जो मिसरा अगर हम पढ़ें तो उसमें ना सैयारों का लफ्ज है, ना सितारों का लफ्ज है, ना कायनात, उसमें क्या है, डायरेक्ट दिया हुआ हयात, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफर में है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, जो सबसे मुनासिब ऑप्शन है वो क्या है? वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी हयात। शायर क्या है? शायर हयात को बता रहा है कि वो मुसलसल सफर में है, मंजिल कोई न जादे मंजिल नजर में है, लेकिन हयात है कि मुसलसल सफर में है। वो एक तड़प की जिससे इबारत है जिंदगी, कुछ संग दर्द में, कुछ मेरे सौदाए सर में है। जस्ते नहीं बहिश्त के मंजर निगाह में, जिस दिन से एक बहिश्त खरामा नजर में है। जाएं कहाँ निकल के तेरी रह गुजर से हम, हर मंजिल हयात तेरी रह गुजर में है। मेरी यही खता है बस ए अहले बुत कदा, शम्ए हरम का नूर भी मेरी नजर में है। तो साथियों, ये बहुत अच्छी गजल थी, और ये अब आज के क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, और ये हमारा आखिरी सवाल था। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो और इसमें जो कंटेंट मुहैया कराए जा रहे हैं, जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो आपको अच्छी लगते हों, तो आपसे बस गुजारिश इतनी सी है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह कल दूसरे वीडियो के साथ हम ज़रूर आपके सामने हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।